ओ माय गॉड, आवाज की समस्या थी। देख तो लो, अब आवाज आ रही है? अब आपको आवाज आ रही है? मैं उतनी देर से पढ़ा रहा था आपको। चलिए, आवाज बंद थी। चलिए आप बताएं, आवाज आ रही है? अब आवाज क्लियर है? एक्चुअली मैं माइक बंद करके आपको जो है ना लिंक शेयर करने लगा था, उसी में ध्यान नहीं रहा मुझे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए अब तो सब क्लियर है। तो मैं बस ये कह रहा था कि टॉपर जो था आपके संडे एग्जाम का वो था अंशु पाल। ठीक है, सेकेंड था रंजीत यादव एंड थर्ड था ठाकुर शुभम ठाकुर। ठीक है, तो ये बच्चे टॉपर थे इस संडे एग्जाम के। अगर वो बच्चे यहाँ पर हों तो एक बार थम्सअप करेंगे। और हम लोग पढ़ क्या रहे थे, रासायनिक सहयोग के नियम, जिसमें कि मैंने आपको बताया था रासायनिक सहयोग के नियम 5 होते हैं। ठीक है, जैसे कि द्रव की अविनाशता का नियम था, स्थिर अनुपात का नियम था, गुणित अनुपात का नियम था, गैल्यूसेक का गैसीय नियम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, व्युत्क्रम का अनुपात पढ़ेंगे आगे। तो हम लोगों ने 2 पढ़ लिए थे और 3 अभी बाकी थे। तो हमारा जो तीसरा है उसको हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरा हमारा था क्या, गुणित अनुपात का नियम। जो हमारा गुणित अनुपात का नियम है ये क्या कहता है, इसको समझते थोड़ा सा। जब दो तत्व जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक अणु या यौगिक बनाते हैं तो वे गुणित अनुपात में होते हैं। अर्थात जो तत्व, तत्व का मतलब आपको पता है तत्व क्या होता है? तत्व वह चीज है, ठीक है, जिसका एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। मान लीजिए, जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लेते हैं क्या, हम मान लेते हैं भैया ये कार्बन है। कार्बन तो एक तत्व है क्योंकि इसका एक निश्चित परमाणु क्रमांक है। ठीक है, दूसरा एक ऑक्सीजन है, इसका भी एक निश्चित परमाणु क्रमांक है। तो क्या हो गया, जब दो तत्व आपस में संयोग करके, जब ये दोनों आपस में संयोग करेंगे, आपस में मिलेंगे, मुलाकात होगी आपस में कार्बन और ऑक्सीजन की, तो क्या बनेगा? तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ठीक है भैया। तो क्या बोला है, एक से अधिक अणु या यौगिक बनते हैं। तो भैया अभी तो यहाँ पर क्या बना है, एक ही बना है। लेकिन यहीं पर अगर बात करें, कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 आ गए। ठीक है तो वही तत्व ही। अब जब ये मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो भैया जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तब एक या एक से अधिक अणु या यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया है और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया है। तो कितने, 2 बना लिए हैं। अब कहने का मतलब इसका क्या है कि तो वे गुणित अनुपात में होंगे। अब जो ये बन रहे हैं लगातार, ठीक है, ये जो लगातार बन रहे हैं ये एक निश्चित अनुपात में होंगे जिसका नाम है गुणित अनुपात। गुणित अनुपात का मतलब है जैसे कि 2 2 3 6 होता है। ठीक है, फिर क्या आता है, सॉरी 2 दूनी 4 होता है, 2 3 6 होता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर पढ़ोगे, टेबल पढ़ते जाओगे तो 8 आएगा, फिर 10 आएगा, इस प्रकार से चलता जाएगा। कि ये क्या, गुणित अनुपात चल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे कि क्या था, ये 16 था ऑक्सीजन, उससे में गुणा हो गई 2 की, कितने हो गए यहाँ पर, 32 हो गए। ठीक है, अभी आगे और बताऊंगा डिटेल में इसको, अभी बस थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हूँ आपको। तो इसको क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम बोलते हैं। जब दो तत्व आपस में सहयोग करके एक से अधिक अणु या यौगिक बनाते हैं तो वे गुणित अनुपात में होते हैं। अब इसको और डिटेल में अच्छी तरीके से समझो। वहां तो बस ऐसे ओरल जो है मैं आपको बताया था इसे। आप समझो यहाँ पर क्या है, ये क्या कह रहा है, इसे सर्वप्रथम सन 1803 में डाल्टन ने दिया था या फिर किया था, ये प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण की अगर बात करें तो 2 तत्व बात की थी, 2 तत्व की। तो यहाँ पर 2 तत्व ले लिए, कार्बन और ऑक्सीजन मैंने ले लिया। भैया जब कार्बन और ऑक्सीजन मैंने 2 तत्व लिए हैं, एक कार्बन तत्व है, एक ऑक्सीजन तत्व है। तत्व आपको पता है, हर एक चीज जिसका कि निश्चित परमाणु क्रमांक वो तत्व होती है, डिफिनीशन आपको याद है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ठीक है, जब सहयोग किया कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ठीक है, तो इसमें कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का 12 होता है। कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है कि 6 होता है, बताओ। हाँ, तो ये क्या है, ये इसका भार है। कार्बन का भार कितना होगा, 12। कार्बन का भार 12 होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का भार कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, क्या होगा, 16। अब देखना, कार्बन का 12 भार हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो चुका है। दूसरा, अभी ये मत देखना है सब। अब देखो दूसरा अगर बात करें, दूसरी बार जब सहयोग करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा।
जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कार्बन क्या है 12, 12 ही रहेगा बाहर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए हैं 2। जब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गए हैं, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो भैया कार्बन तो 12 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वैल्यू कितना होता है 16, और 16 में जब ये 2 है यहाँ पर 2 इससे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32। तो क्या होगा 32, तो हम कह सकते हैं 12 और 32, यही तो बना। तो इसीलिए क्या लिखा है 12 और 32 लिखा है। अब समझो यहाँ पर क्या कहने का मतलब इसका। अब अगर 16 में 2 से गुणा करें कितना आएगा 32 आएगा ना। तो कैसा है गुणित अनुपात में चल रहा है, यानी गुना हो रहा है, इसका 2 का गुना चल रहा है, इसका गुना हो जा रहा है। तो यही कहने का मतलब है कि जब गुना हो जाए उसे क्या बोलेंगे हम, गुणित अनुपात में होते हैं। अब इसका जो अनुपात आएगा, इसका जो अनुपात आ रहा है उसमें गुणा का अंतर है, ठीक है, तो इसे गुणित अनुपात कहेंगे। एक तो एग्जांपल ये हो चुका है सिंपल वाला। अब थोड़ा सा और डिटेल में चले तो एक उदाहरण और है आपका। जब 2 तत्व हम लेते हैं N और O, जब हम 2 तत्व लेते हैं, एक तो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है जल्दी से बताओ। देखो आपको कम से कम 1 से 30 तक जो है परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे करके मतलब गाना बना लो एक, उसमें याद करते रहो, ठीक है। तो 30 तक आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तभी आपको आगे समझ में भी आएगा और मजा आएगा कि हाँ तुमको पता होगा प्रतीक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, सब चीजें, ठीक है। अब देखो, अब बात करें हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की, क्या N2O की। जब हम अगर N2O की बात करेंगे, सीधा इसको ऐसे लिखना, वहां पर हिंदी इसकी मन लिखने चलना कि ये क्या होता है वो क्या है, सिंपल लिखना, कम चीजें अच्छी दिखना चाहिए, ठीक है। उसमें फिर कॉपी में घिचपी ज्यादा हो जाता है उसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसको ऐसे लिखा N2O, N2O जब करेंगे तो इसका नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 हैं, और परमाणु के इसका भार कितना होगा 14। एक मिनट बता दूं आपको, नाइट्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना है 7 और परमाणु भार है 14, ऐसे तो लिखते हैं, नीचे परमाणु क्रमांक यहाँ पर भार। तो यहाँ पर देखना N2 है, तो यहाँ पर जो है भार इसका क्या होगा, तो 14 तो नहीं 28 हो गया है, और ऑक्सीजन कितना 16 आया। अब इसी को अगर हम काट दे, 2 से इसको काट दे, 2 से इसको काट दे तो क्या आ जाएगा 14 और 8 आ जाएगा। ये चीज समझ में आई आपको कि ये कैसे आ रहा है 14, कैसे आ रहा है आपका 8, ठीक है। ये बताओ, नीचे मत देखो भी, N2O है तो N2O से 28 कैसे आया है, ये चीज समझ में आई, थम्सअप करो। 28 कैसे आया, थम्सअप करो जल्दी से, एक बार थम्सअप कर दो कि 28 आपको समझ में आया, ये 28 कहाँ से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे यही है कि बच्चों को समझ में नहीं आता केमिस्ट्री, मेरा मकसद यही है कि आपको समझ में आनी चाहिए। ये 28 कहाँ से आया, क्योंकि नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 14 होता है, और यहाँ पर कितने हैं 2 अणु हैं, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 को लिख दिए, ठीक है। अगर हम इसको काटे, मतलब कि जिससे कि 28 है और 16 है, अगर इसको 2 से काटेंगे 14 आएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखो, इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर 3 ले लेंगे, यहाँ पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा, ऐसे करके आगे, ठीक है। तो ऐसे करके जो है ये चलता रहता है। आई बात समझ में? चलो अब देखो यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन 28 होगा, पता ही है आपको, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, ऑक्सीजन क्या है डबल हो गई है, तो यहाँ पर क्या होगा 16 परमाणु भार होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 32, क्योंकि 16 तो एक ऑक्सीजन का होगा, लेकिन यहाँ पर 2 गो हैं, यहाँ पर 2 हैं इसलिए दुगना, तो 32 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हुए 3 हुए, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है 3 हुए, तो 16 48, कुछ समझ में आया, 16 16 16 32 16 48 16 64 16 85, ये सीक्वेंस जा रहा है ना गुड़े के रूप में चलता जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर सब कुछ आपका गुड़े में चलता जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक आपको गुड़े में ही सारी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर देखो कि एक चीज तो निश्चित है, ठीक है, लेकिन ये जो अनुपात इनका जा रहा है वो गुणित अनुपात में जा रहा है। तो वही तो परिभाषा क्या बोला था कि यहाँ पर जब 2 तत्व मिलते हैं तो उनसे बनने वाले एक या एक से अधिक अणु या यौगिक एक गुणित अनुपात में होते हैं। भैया ये गुणित अनुपात ही तो है, 8 आठ 16 अतिरिक्त 24 आठ 32 आठ 45 है, ये गुणित अनुपात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये याद रखना आपको, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का नाम होता है। ये क्या है सभी, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात है, ठीक है। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के भारों का अनुपात है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आई आपको, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी से बताओ, ये बना लोगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें से कोई चीज ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो आपको, जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पर सिर्फ आपको थम्स अप मत करना, अगर आपको सच में कोई दिक्कत है तो बता देना, ठीक है। यहाँ पर मुझे भागना नहीं है, आराम से धीरे धीरे चलता है, आराम से सब कुछ सीखते हुए। यहाँ पर भागने का मतलब नहीं है, यूट्यूब पे होते थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते, ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, लेकिन यहाँ पर बैच है, आराम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत ही समझदार हैं, जानकार इंसान है, इसलिए आप लोग समझ भी जाते तुरंत। अब देखो, गैलू-सैक का नियम बहुत बेहतरीन और सबसे सरल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गैलू-सैक का नियम, ये गैलू-सैक जो थे, इन्होंने एक नियम दिया, वो क्या नियम दिए थे, इसको समझते हैं हम लोग। अब देखो, गैलू-सैक का जो नियम है वो क्या कहता है, इस नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिक जोसेफ लुई गैलू-सैक ने किया था, तो इन्हीं के नियम पर है। इसे गैलू-सैक का गैसीय नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसे गैलू-सैक का गैसीय नियम भी कहा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप समझो इसमें क्या, इस नियम के अनुसार जब गैस से रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया आपको बता दिया हूं, डिफिनीशन इसकी क्या है, ठीक है। चलिए मैं एक बार लास्ट में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अभिक्रिया में संयुक्त होती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, कहने का मतलब है जब जब गैसें, जब दो गैसें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, जो उनका अनुपात आएगा वो हमेशा एक सरल अनुपात आएगा। अब सरल अनुपात क्या होता है उसे समझो, सरल अनुपात का मतलब एक एक हो, ठीक है, या फिर एक दो तीन हो, यहाँ पर सरल अनुपात ये सब होते हैं। अब वहीं पर अगर 1.5 हो और जो है 3.53 हो और ये 4 हो, तो ये क्या है, ये कोई सरल अनुपात क्या थोड़ी है इसका, ये कोई सरल अनुपात क्या थोड़ी है। सरल अनुपात क्या है, ये वाला है जो 1:1:1 हो, ठीक है, 1:2:3 हो। यहाँ पर डेसिमल जब आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, तो वो सरल अनुपात नहीं रह जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखो, कहने का मतलब क्या, जब गैसें रासायनिक अभिक्रिया में संयुक्त होती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, उनका आयतन जो आएगा वो हमेशा एक सरल अनुपात में आएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, जैसा कि आपको लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। अब नाइट्रोजन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस कितनी है, एक है, एक ही तो है, 1 ग्राम मान लो, ठीक है। ये क्या है, 3, यहाँ पर 3 है, तो 3 मान लिया गया, और यहाँ पर बन कितना रहा है, 2 बन रहा है, तो इनका अनुपात क्या है, 1:3:2, ठीक है। तो ये कैसा अनुपात है, एक सरल अनुपात है, सिंपल अनुपात है, ठीक है। ये कैसा है, सरल है और सिंपल अनुपात है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कैसा अनुपात है भैया, सरल और सिंपल अनुपात है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, अब देख लें इसके बाद क्या होगा। अब देखें एक चीज और, हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस 1 ग्राम है, क्लोरीन गैस 1 ग्राम है, ठीक है। और इससे बन कितना रहा है, 2 ग्राम HCl बनना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो वाष्प इसकी बन रही है ये, तो वो कैसी अनुपात में है, एक तो ये हुआ, एक एक ये, एक ये, यानी जो एक एक एक, तो ये जो अनुपात आ रहे हैं बहुत सरल आ रहे हैं, सिंपल है, कहीं डेसिमल नहीं आ रहा है, कोई दशमलव नहीं आ रहा है, कोई भी दशमलव में अनुपात नहीं आ रहा है, तो ये कैसे हैं, सरल अनुपात हैं। तो ये गैसों के लिए बताया गया था, किसके लिए, गैसों की के लिए ये नियम यूज किया जाता है, गैसों के लिए ही बताया गया था। अरे मयंक कुमार जी, आप पास होने की बात कर रहे हो यार, कितनी शर्म की बात है कि आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो। अरे भाई, आप जो अगर सहयोग बैच में पढ़ रहे हो इस बार, तो ये पास होने के लिए नहीं, पास होने के लिए तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, ठीक है।
अब ये आप अगर कहोगे पास हो जाऊंगा, ऐसा कोई थोड़ी यार, इसमें अब आपको मेहनत करना है और आपको 95 प्लस जाना है, ना कि पास होना है। ठीक है, तो ऐसे कमेंट मत करो कि पास हो जाएंगे सर। अरे भाई बढ़ो, या पास क्या, 90 प्लस जाना है आपको। जो मैं आपको करा रहा हूँ सिर्फ इतना आप कर लेना, तो आप निश्चिंत मानिएगा, जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना आप करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसको आप लिखना सीखिए। अभी मैं आपको कॉपी लिखना वगैरह बताऊंगा सहयोग बैच में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया है हमें आपके लिए बहुत कुछ करना है। आई बात समझ में? तो आप लोग निश्चित रहें इसमें, पास होने की बात मत करिएगा मुझे अगली बार कभी, क्योंकि मैं एक दिन रात मेहनत करके नोट्स तैयार कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे, और कम शब्दों में कैसे ज़्यादा लिख सकते हो, पेज भी कैसे भरना है, और तुम ऐसे कहोगे यार पास हो जाऊँ, कैसा लगेगा मुझे। बस इतना करिएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इनके नोट्स बना लेना अपने पास और प्रैक्टिस करते रहना। बस टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना। देखो भैया, अभी यूपी कैडेट और सीयूटी के बैच के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं है, बस यही डिपेंड वो है कि अगर आप लोगों ने इस सहयोग बैच में बच्चों ने साथ दे दिया, ठीक है, तो मेरे पास कमी किसकी है, सिर्फ एक लैपटॉप की कमी है। ठीक है, एक लैपटॉप हो जाए अच्छा सा, कि तभी उस पर पढ़ाने के लिए और अच्छी तरीके से, क्योंकि फ़ोन जो है उससे ज़्यादा क्लासेस नहीं करा सकता हूँ मैं लगातार। ठीक है, तो हीट करने लगता है वो, ऐसे भी समस्या है मेरे पास। तो इसलिए वो थोड़ी व्यवस्था अगर हो जाएगी, सहयोग बैच से सपोर्ट मिल जाएगा, तो मैं आगे जो है आपका बैच जो है उसके लिए बहुत आसानी, बहुत की मिनिमम फीस में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगेगा, लेकिन ये मानी चलिएगा 1000 के अंदर ही तो आपका काम हो जाएगा। बस थोड़ा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों तक बता देंगे, अपने बैचमेट्स को बताएंगे, ज्वाइन कराएंगे सहयोग बैच में, बस थोड़ा थोड़ा। देखो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और कुछ कर पाऊंगा। बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना है नहीं कुछ। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट है और अंतिम है, नेक्स्ट है और अंतिम है, और बहुत ही बच्चों को कंफ्यूज करता है। आप अपनी किताब देख लीजिएगा, गैस उठा के देख लीजिए कोई सा, ठीक है, उसमें इसको किस हिसाब से दिया गया है समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा। कैसे, समझो पहले। ये कहता क्या है व्युत्क्रम का नियम, तो ये समझिएगा यहाँ पर। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक पदार्थों के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं, वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं, या उनके सरल गुणित अनुपात होते हैं। कहने का मतलब क्या है इसका, कहने का मतलब इसका ये है भैया, सिंपल सा। देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, इसको समझिएगा। ये कोई दो चीजें हैं इसमें, एक ट्रायंगल बना लो। यहाँ पर मान लो क्या, ये कार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या बोला है, किसी नियम के अनुसार दो या दो से अधिक पदार्थ के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग होते हैं, तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तीनों को सेम तो नहीं है। ठीक है, अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ से समरूप भारों से क्रिया करते हैं। अब किसी तीसरे, अब देखो एक ये है, एक ये है, और एक निश्चित जो है वो क्या है, कार्बन। तो कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन अगर क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकती है। ठीक है, और यहां से क्या बन सकता है, तो CH4 बन सकता है। जब कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन मिलेगा तो CH4 बना सकता है, बना सकता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन मिलेगी तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। अब जब इन दोनों बीच में आपस में जब करें तो क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, H2O बना सकते हैं भैया। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना सकते हैं, H2O बना सकते हैं, जल बना सकते हैं। क्या बोला है, अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं। तो ये भैया इससे क्रिया कर लिए, समरूप भार है, वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं। अब देखो कहने का मतलब है, जो इनका भार आया है ना, इनका भार जो आया है ना, ये तो निश्चित है, ये तो जो समरूप है, ये तो ये कार्बन का जो भार होगा वो निश्चित होगा दोनों जगह पर। लेकिन ऑक्सीजन का भार और हाइड्रोजन है, इसका भार जो आपस में जो क्रिया करे हैं, ये जल का जो भार है,
इनके बराबर होगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब इसमें यह है कि जो भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भार और इसमें H4 का भार, ठीक है, वो इनके भार के बराबर होगा, इस भार के बराबर होगा, ये कहने का मतलब है। और जो निश्चित है वो क्या है, ये कार्बन जो है वो निश्चित है, यानी समरूप है दोनों जगह, ये निश्चित रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो है नियम है, लेकिन आपको समझने की कोशिश करना है। मैं इसको 2-3 बार बताऊंगा आपको, जब तक समझ नहीं आएगा आपको। चलिए देखो, ये वही ट्रायंगल मैंने जो बनाया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जो ट्रायंगल मैंने आपको बताया था वो ट्रायंगल आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, कार्बन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अब क्रिया करके क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 बनाते हैं। जो मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए और CH4 बना लिए हैं। इनका भार, अब देखो इनका भार, अगर इनके भार की बात करें, जैसे मैंने बताया आपको, इनके भार जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का भार और CH4 का भार, जो ठीक है लैंग्वेज में दोबारा बता दूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो भार है, तो कार्बन का भार कितना है, 12 होगा, होगा कि नहीं होगा कार्बन का भार। ऑक्सीजन का भार कितना होगा, 32। किसी को ये पता है 32 क्यों आया? किसी को ये तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 16 होना चाहिए था, यहाँ पर 32 क्यों आया? एक बार थम्स अप कर दो जिन बच्चों को क्लियर है 32 कैसे आया है। जिन बच्चों को क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर 32 जो आया है परमाणु ऑक्सीजन का भार, वो कैसे आया है, इसमें तो दिक्कत आपको नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से आंसर हो, 16 गुना 32, बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपका अणुभार निकालने का। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ कार्बन की अगर बात करें तो 12 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना, 4 होगा, क्योंकि उसका भार एक ही होता है, और 4 से गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें निश्चित क्या है, कार्बन, और यहाँ पर निश्चित क्या था, यहाँ पर कार्बन तो निश्चित था और ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही थी, और हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो रही थी, ठीक है, इनके बीच में ही तो क्रिया हो रही थी, लेकिन कार्बन क्या था, वो कॉमन था। क्या था, कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या है, कार्बन। तो कार्बन तो भैया ये कॉमन निकल गया, 12 निश्चित भार है, इसको हटा देते हैं। अब बचा क्या हमारा, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भार यहाँ H4, ठीक है, ऑक्सीजन का भार यहाँ O2 निकाल के ले आए हम लोग, यहाँ से निकाल के ले आए, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भार कितना, 4, इसका कितना है, 32 है, ठीक है। अब जब इनके आपस में जो क्रिया कर रहे थे, ये जो आपस में क्रिया करेंगे ना, इनका जो आपसी जो रिलेशन होगा, ठीक है, जो आपसी रिलेशन होगा क्या बनेगा, जल। तो भैया जल बन चुका है यहाँ पर। अब जल बना है, जल का जो भार निकलेगा ना, वो इनके बराबर होगा, या फिर इनका सरल अनुपात होगा एक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनको काटोगे, 4 एकम 4, 4 है 32, तो क्या निकलेगा, सरल गुणक, तो 1:8 निकलेगा। और इनका निकालोगे तो ये कितना आएगा, 2, यहाँ से 16 अगर काटोगे तो 1:8 आ गया। आई बात समझ में? तो परस्पर क्रिया करके क्या होते हैं ये परस्पर क्रिया का मतलब क्या है, जब H और O आपस में परस्पर क्रिया करें, ठीक है, ये बात है। तो ये चीज यहाँ तक समझ में आई, या उदाहरण समझ में आया जिसमें कैसे क्या 32 है, कैसे क्या 16 कैसे आया, इस चीज समझ में आई आपको? जल्दी से थम्स अप कर दो एक बार अगर ये आपको समझ में आ गया हो। तो मैं इसकी लैंग्वेज जो है, ठीक है, जिसकी परिभाषा है उसको एक बार फिर से बताऊंगा आपको। हालांकि आप वहां पर ट्रायंगल बनाकर ही समझा दोगे तब भी आपका नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। बट मैं आपको जिसकी थ्योरी है उससे एक बार और समझाऊंगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो क्या बोला है भैया, इसको एक बार और समझते हैं। इस नियम में 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे, ठीक है, पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं। भैया ये जो 3 था, 3 जो थे ये अलग अलग हैं, अलग अलग तो हो गए भैया, ये अलग होगा, ये अलग है, ये अलग है, तीनों कैसे हैं, जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप। ये पदार्थ जो तीसरा है, ठीक है, यही समरूप है। ये क्या है, समरूप है या फिर उभयनिष्ठ समझ लो। समरूप भार से क्रिया करते हैं। अब इसके भार से ये क्रिया कर रहा है, ठीक है, ये क्रिया करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। अब जो ये समरूप है, इसके साथ भी क्रिया करके क्या बना लेगा,
तो ये CH4 बना लेगा। ठीक है, समरूप भारों से क्रिया करते हैं, वे परस्पर क्रिया करने वाले भारों ही होते हैं। अब वे परस्पर क्रिया करने, परस्पर का मतलब है जो आपस में क्रिया करने वाले, तो आपस में तो यही करेंगे ना, ये आपस वाले हमें परस्पर वाले हुए, ये कैसे, ये परस्पर क्रिया करने वाले हैं, तो ये क्या हुए H2O। ठीक है, भार ही होते हैं, इसका मतलब क्या है, ये इनका जो भार होता है और इनका जो भार होता है वो इनके भार के बराबर होता है, या फिर इनका सरल गुणित अनुपात होता है कोई। आई बात समझ में, ये चीज समझ में आई आपको। फिर से डायग्राम, ये डायग्राम आपको बनाना है, यही आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसी के अनुसार आपको हर एक चीजें लिखनी है, बतानी है। ठीक है, और कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। देखो क्लास आपकी तो चल रही है लाइव, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, मैक्सिमम लगभग 67 बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ग्रुप से। बट जहाँ पर क्लास लेने सिर्फ कितने बच्चे आए हैं आज, 16 हाईएस्ट बच्चे आए हैं, बाकी बच्चे भी सो रहे हैं। लेकिन ये कब जगेंगे, जब एग्जाम होगा। ठीक है, और एक बार आप लोग ये बता दो, आपके हाफ ईयरली एग्जाम कब से हैं, थोड़ा सा आप लोग एक बार बता दें, आपका हाफ ईयरली एग्जाम कब से है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि आपको हाफ ईयरली में भी कुछ ऐसा दिया जाए ताकि आपकी इमेज जो है आपके स्कूल में आपके टीचर के सामने कुछ अच्छी बन जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल में नंबर बढ़ सकता है। जब टीचर के सामने आपकी इमेज अच्छी होगी तो उसका प्रैक्टिकल में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। चलिए, क्या है, 2 से हैं, किसी की 8 से हैं, किसी से 10 से हैं, यानी कि अक्टूबर में आप सभी के होने वाले हैं। चलिए, क्योंकि देखो हाफ ईयरली का सिलेबस तो सबके यहाँ का अलग होगा, किसी के यहाँ कौन सा चैप्टर पढ़ाए हैं टीचर, किसी के यहाँ क्या पढ़ाया है, वो तो उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसे करा दूँ। ठीक है, MCQ के तौर पर जैसे है, तो बेसिकली मैं कराऊँगा आपको, ताकि कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि आप ही लोग मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो। ठीक है, अपने चैनल के आप ही ब्रांड एम्बेसडर हो। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।